हेलो एवरीवन। तो गाइज आज जो है हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का मॉडल सेट जो आपका आया है जैकबोर्ड के द्वारा, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस का। क्लियर है? इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग जो है सो देखेंगे कि एक का आंसर बी होगा, दो का आंसर सी होगा, इस तरह से नहीं, बल्कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। और अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो उससे आपका सिर्फ 35 क्वेश्चन नहीं बल्कि कह सकते हैं कि 70 डबल के आसपास आपको क्वेश्चंस का क्या होगा, बेनिफिट होगा। और उसका आंसर भी आपको पता हो सकता है एक सेट आया, अगला सेट आए या ना आए, बट आपको क्या है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है उसके बारे में थोड़ा सा आपको स्टडी कर लेना, या किस टाइप का क्वेश्चन और आ सकता है। तो देखते हैं एक एक क्वेश्चंस करके। तो ये जो मेरे हाथ में है वो है आपका मॉडल सेट। क्लियर है? आप लोग भी सामने रखे एक एक क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव का कि क्या क्वेश्चंस है और किस टाइप का है। काफी बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसा कि सेट से हम लोग को पता चल रहा है कि इसमें जो है वो काफी बेसिक क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, दैट मीन्स BCC यूनिट सेल ऑफ ए मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सबस्टांस इज इक्वल्स टू। कहता है कि BCC में कितना नंबर ऑफ एटम्स होता है। क्लियर है? तो नंबर ऑफ एटम्स अगर हम लोग बात करें तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको BCC बोला जा रहा है तो आप जो है एक यूनिट सेल छापो। यूनिट सेल कहने का मतलब ये हुआ कि एक क्यूब बनाना है। क्लियर है? ये एक यूनिट सेल है। अगर आप इमेजिन करना चाहते हैं तो आप जिस कमरे में हैं उसी को मान लीजिए कि एक यूनिट सेल है। क्लियर है? अब इसमें एटम निकालना। देखिए यहाँ क्वेश्चन में कि BCC में कितना एटम्स होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं कि आपका एग्जाम में BCC ही आ जाए, FCC आ सकता है। क्लियर है? तो हम लोग जो या सिंपल क्यूबिक आ सकता है। तो हम लोग एटम्स निकालने के लिए सीखेंगे, ये नहीं कि याद कर लेंगे BCC में 2 होता है। क्लियर है? तो अगर हम लोग देखें तो कहता है कि सबसे पहले सिंपल क्यूबिक आप समझिए। सिंपल क्यूबिक किसको कहते हैं? कहता है कि अगर एक यूनिट सेल के सभी कॉर्नर पर सिर्फ एटम्स प्रेजेंट हैं तो आप इसको कहेंगे सिंपल क्यूबिक। क्या कहेंगे? ये आपका हो गया सिंपल क्यूबिक। क्लियर है? एक जो क्यूब है उसमें कितना कॉर्नर होता है? उसमें 8 कॉर्नर होता है। ये चीज ध्यान रखना आपको। अगर आप एक देखें कि क्यूब के अंदर में जो है वो क्या क्या होता है, तो कॉर्नर जो होता है वो आपका 8 होता है। क्लियर है? अगर आप फेस का बात करिएगा, फेस, तो फेस अगर आप इस रूम में देखें ऊपर नीचे 2 हो गया, आगे इधर 4 हो गया, और ये साइड दोनों आपका कितना हो गया 6। क्लियर है? तो इसमें जो है फेस होता है 6। क्लियर है? फेस का अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा 6। तो गाइस फेस कितना होता है? 6 फेस होता है। और अगर आप बात करिएगा एज, तो एज जो है वो आपका 12 होता है। क्लियर है? अब आप ध्यान रखना कि कॉर्नर में देखिए, यहां पर समझेंगे थोड़ा सा। कॉर्नर में अगर कोई एटम्स प्रेजेंट है तो ये एटम्स का यूनिट सेल के अंदर जो है केवल 1/8 भाग जो होता है वही प्रेजेंट होता है। यानी कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन अगर हम सबका यहाँ पर देखें, ये थोड़ा सा आपको याद कर लेना है।
कंट्रीब्यूशन जो है वो कितने का होता है, 1/8 का होता है। एक कॉर्नर एटम का जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब ये जो भाग है ये आपका कितना है, 1/8 है। क्लियर है। फेज का जो है वो आपका 1/2 होता है। क्लियर है। फेज का कितना होता है, 1/2 होता है। और एज का अगर बात किया जाए तो ये 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4 होता है। क्लियर है। ये आपको तीन जो है वो पॉइंट ध्यान में रखना है। एक क्यूब में कॉर्नर कितना होता है, 8, फेज कितना होता है, 6, एज होता है 12। क्लियर है। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, प्रत्येक कॉर्नर का जो एटम है वो कितना भाग इसका अंदर है यूनिट सेल के अंदर, तो 1/8 है। क्लियर है। अगर फेज में रखा हुआ है तो उसका आधा भाग जो है इधर यूनिट सेल की तरफ होगा और आधा उधर होगा। और अगर एज का बात करिएगा तो केवल 1/4 होता है। क्लियर है। अब हम लोग जो है नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। तो ये है आपका सिंपल क्यूबिक। क्या है, सिंपल क्यूबिक। अगर आप बात करिएगा सिंपल क्यूबिक में तो एटम्स जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, आपका सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट है। कहाँ है, कॉर्नर में प्रेजेंट है। तो कॉर्नर जो है वो टोटल कितना है, 8। क्लियर है। नंबर ऑफ एटम्स का अगर आप बात करिएगा तो मान लीजिए आपके पास कितना कॉर्नर है, तो क्यूब में कितना कॉर्नर होता है, 8 कॉर्नर होता है। क्लियर है। तो 8 और एक कॉर्नर का कितना एटम्स का कितना भाग जो है वो यूनिट सेल के अंदर होता है, तो 1/8। यानी अगर आप इसको करेंगे सिंपल तो हो जाएगा 1। तो सिंपल क्यूबिक में याद रखिएगा कितना नंबर ऑफ एटम्स होता है, 1 होता है। अभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बीसीसी। तो बीसीसी का अगर बात किया जाए तो बीसीसी कहते हैं किसको है, पूरा जो है सिंपल क्यूबिक है ही, यानी कॉर्नर पर एटम्स होगा ही होगा। एज वेल एज इस रूम का आप कह सकते हैं कि एकदम सेंटर में, कहां पर है, एकदम बीच में, सेंटर में यहाँ एक एटम्स लटक रहा है। क्लियर है। तो बताइए जो बीच का एटम्स है वो पूरा एटम जो है उस ये रूम के अंदर आ जाएगा ना, इस रूम के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो बॉडी पर होगा, बॉडी कितना होता है क्यूब के अंदर में, तो याद रखिएगा बॉडी 1 होता है। और ये पूरा एटम्स जो है वो एक रूम के अंदर ही आ जाएगा आपका। तो हम लोगों को क्या पूछ रहा है कि बीसीसी। तो अगर हम बीसीसी का स्ट्रक्चर बना लें, देखिए एक जो है सिंपल क्यूबिक सबसे पहले आपको बनाना है। और इसमें क्या करना है, इसके कॉर्नर पर एटम्स होते हैं सिंपल क्यूबिक के। क्लियर है। तो ये एक सिंपल क्यूबिक आपका हो गया। और अगर आप बात करें बीसीसी का तो एकदम बीच में एक होगा और बीच का पूरा कंट्रीब्यूशन आएगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर बीसीसी का बात करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो कॉर्नर एटम टोटल कॉर्नर होता है 8 और एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, यानी कितना आ रहा है 1। और एक जो है एकदम बीच में प्रेजेंट है, यानी बॉडी एटम। तो बॉडी एटम 1 है, पूरा 100% इसका कंट्रीब्यूशन होगा, पूरा एटम से क्या है रूम के अंदर आएगा। तो यानी टोटल एटम कितना हो गया आपका, तो टोटल एटम हो गया 2। क्लियर है। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा बी। लेकिन ये जो है आप ध्यान रखेंगे बीसीसी पूछा है तो 2, सिंपल पूछा है तो सिंपल अगर पूछेगा तो आपका हो जाएगा 1। इसी तरह से हो सकता है आपसे एफसीसी पूछ दे। तो एफसीसी का अगर बात किया जाए तो एटम कहाँ कहाँ होगा, कॉर्नर पर तो होगा ही। क्लियर है। पहले आपको सिंपल ही बनाना है। तो कॉर्नर पर है तो कॉर्नर एटम कितना हो जाएगा, इसका कॉर्नर एटम वही आपका आएगा 1/8 × 8 यानी 1। क्लियर है। एज वेल एज एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, प्रत्येक फेस में प्रेजेंट है। तो अगर आप बात करें एक फेस अगर कहें तो एक फेस का कितना एटम्स का भाग अंदर होता है रूम के अंदर, तो हाफ होता है। यहां से आपको याद कर लेना कितना होता है, हाफ। और एक क्यूब के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर जो है वो कितना फेस होता है, तो 6 फेस होता है। यहाँ लिखा हुआ है 6 फेस होता है। तो मान लीजिए कि फेस एटम अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, टोटल 6 फेस है और प्रत्येक एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2 है, यानी 3। तो टोटल एटम कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। क्लियर है। तो सिंपल क्यूबिक में पूछा जाए तो 1 एटम, बीसीसी में पूछा जाएगा तो 2 एटम, और एफसीसी पूछा जाए या इसी को कहता है सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्लियर है। एफसीसी या सीसीपी एक ही को कहते हैं हम लोग। तो ये जो आपका सीसीपी या एफसीसी है उसमें कितना आइटम्स हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। अभी जो सेट में वो बीसीसी पूछा है, हो सकता है एग्जाम में पूछे कि एफसीसी में कितना एटम्स है। क्लियर है। तो ये हम लोग का हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय स्फीयर इन ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखिए अभी आपसे बोला गया था एफसीसी और सीसीपी एक को कहते हैं। क्लियर है। और अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि सीसीपी में पैकिंग कितना होता है। क्लियर है। तो पैकिंग का अगर बात किया जाए तो सिर्फ हम लोग सीसीपी क्यों देखेंगे,
या FCC क्यों देखेंगे? तीनों का याद कर लीजिए आप कितना पैकिंग होता है। सबसे ज्यादा पैकिंग जो है वो आपका पैकिंग जो है पैकिंग परसेंटेज वो आपका होता है FCC में, और ये होता है 74%। कितना होता है? 74%। क्लियर है? और उसके बाद आपका ऑप्शन है 52.4%। सिंपल क्यूबिक में पैकिंग याद रखिएगा होता है 52.4%। क्लियर है? सिंपल क्यूबिक में कितना होता है? 52.4%। और अगर आप बात करें BCC का, तो BCC में जो है आपका पैकिंग वो होता है 68%। क्लियर है? ये हम लोगों का BCC है। तो हम लोग को देखिए एक साथ जो है दो क्वेश्चंस किस तरह याद रहेगा। सिंपल में एक एटम होता है, अगर आप बात करें BCC का तो 2 एटम होता है, FCC का बात करिएगा तो 4 एटम होता है। अगर पैकिंग देखेंगे सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है मैक्सिमम पैकिंग इफिशियंसी किस में होता है? FCC में होता है। कितना? 74%। BCC में कितना होता है? 68%। क्लियर है? और अगर सिंपल में पूछा जाए तो आपका पूछा जाएगा तो हो जाएगा 52.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज। क्लियर? तो थोड़ा सा हम लोग जो है मोलारिटी को निकालते हैं। मोलारिटी निकालने बोला जा रहा है। इससे अच्छा सीरीज नहीं हुआ है। तो गाइस नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम लोगों का 3rd नंबर जो क्वेश्चन है 1 2 हम लोग देख लिए। तीसरा क्वेश्चन है द मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH। तो सबसे पहली बात है कि मोलारिटी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू होता है आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, तो सबसे पहले तो मोल निकालना है। कोई भी चीज का अगर मोल निकालना है आपको तो क्या होता है? मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। आपको दिया है क्या? NaOH का अगर आप मोलर मास निकालेंगे तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 ऐड करिएगा तो हो जाएगा 40। क्लियर है? तो मास कितना दिया हुआ है? मास भी दिया है 40, मोलर मास है 40, यानी कितना आ गया? 1 मोल क्या प्रेजेंट है? NaCl है। 1 मोल क्या है? NaCl है। तो लगाइए आप फॉर्मूला क्या कहता है? वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम आपको दिया है 2 लीटर है। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी नंबर ऑफ मोल कितना है आपका 1 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 2, यानी मोलारिटी जो है आपका वो आ जाएगा 0.5। क्लियर है? 0.5 हाफ आ जाएगा। आंसर हो जाएगा A। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? A। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 4th कहता है कि EMF ऑफ ए सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। क्लियर है? तो एक आपको दिया है E0 का वैल्यू Ni2 टू Ni, ये आपको दिया हुआ है -0.25 वोल्ट। क्लियर है? दूसरा E0 जो है वो आपको दिया हुआ है Cu2 Cu इज इक्वल्स टू +0.34 वोल्ट। क्लियर है? कहता है कि EMF निकालना है आपको। तो E0 अगर हम लोग निकालना चाहेंगे, E0 सेल बराबर क्या पढ़ते हैं? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है। E0 एनोड होता है। अब सर कैथोड एनोड यही तो दिक्कत करता है। यहाँ पर साइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और बच्चा सही भी बनाता है तो साइन को क्या करता है? बाय मिस्टेक टिक हो जाता है, गलत हो जाता है उसका। अब सर कैथोड कौन है, एनोड कौन है, इसको पहचानना तो बहुत दिक्कत होता है। ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें E0 का वैल्यू, ध्यान रखिएगा, E0 का वैल्यू जिसका जो है वो ज़्यादा है वही समझिएगा आपका कैथोड है। क्या है? कैथोड है। तो देख लीजिए यहाँ पर 0.34 है और यहाँ पर जो है
0.25 है। क्लियर है? तो बड़ा वैल्यू कौन है? ये जो बड़ा वैल्यू है E0 का वैल्यू जिसका ज्यादा, वो याद रखिएगा कैथोड होगा। क्या होगा? कैथोड। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, यानी ये हो गया कैथोड 0.34 माइनस, फॉर्मूला वाला माइनस है E0 एनोड, तो ये भी माइनस में, माइनस 0.25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ऐड कर दीजिएगा 0.59, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ए। 4 नंबर का आपका जो है क्वेश्चन, उसका आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट 5, कैटालिस्ट यूज्ड इन हैबर्स प्रोसेस। कहता है कि हैबर्स प्रोसेस में किस कैटालिस्ट को यूज किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, हैबर्स प्रोसेस कहते हैं किसको है? सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5 भाई, N2+H2 जो आप पढ़ते आ रहे हैं, NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन जो आप पढ़ते आ रहे हैं, सबसे सिंपल ये आपका क्या है? हैबर्स प्रोसेस है। तो इसमें कैटालिस्ट जो है वो यूज होता है Fe एंड MO, Fe एंड MO, मोलिब्डेनम एंड निकेल। आपके पास क्या है? आपके पास ए नंबर ऑप्शन है Fe। तो ठीक है, आपका 5 का क्या हो जाएगा आंसर? ए। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, काफ़ी इजी है। NH3 है, अगर आप जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2N है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गया। क्लियर है? तो Fe एंड MO जो है वो आपका हैबर्स प्रोसेस में होता है। हैबर्स प्रोसेस यही है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड N2+H2 का रिएक्शन। नेक्स्ट जो है आप देखिए कुछ है सर, निकेल का क्या काम है? भाई निकेल आप जो है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में निकेल, पीटी, पीडी ये सब क्या करता है? रिडक्शन करवाता है। क्या कराता है? रिडक्शन कराता है। नेक्स्ट सर V2O5 क्या करेगा? भाई V2O5, P2O5, KHSO4, H2SO4, अगर ये सब आपको दिखता है तो याद रखिएगा डिहाइड्रेशन कराएगा। क्या कराएगा? डिहाइड्रेशन, यानी रिमूवल ऑफ वाटर करवाएगा। क्लियर है? तो ये आपको नहीं है, आपसे पूछा गया था हैबर्स प्रोसेस में क्या, बट ध्यान रखेंगे ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कॉन्क H2SO4 हो सकता है आगे आपको क्वेश्चन भी नजर आ जाए। तो कॉन्क H2SO4 को ध्यान रखिएगा क्या? डिहाइड्रेशन कराएगा, यानी रिमूवल ऑफ वाटर होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, यानी 5 का आपका आंसर तो हो गया ए, आयरन एंड मोलिब्डेनम होता है, तो ऑप्शन है आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ आयरन। कहता है कि आयरन का जो है इसमें से कौन सा जो है वो ओर है। क्लियर है? तो आयरन का जो है 2 ओर आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा? एक हेमेटाइट और दूसरा मैग्नेटाइट। क्लियर है? आयरन का अगर बात करिएगा Fe, तो इसका जो है और वो आपको 2 ध्यान रखना है। दोनों का हो सकता है फॉर्मूला भी आ जाए। आपके पास पहला क्या है? हेमेटाइट। हेमेटाइट, तो हेमेटाइट का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो होता है Fe2O3, और एक होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है? मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। हो सकता है अभी सेट में आपको दिया हेमेटाइट, हो सकता है एग्जाम में नजर आ जाए मैग्नेटाइट। क्लियर है? अभी आपको दिया ये, हो सकता है एग्जाम में पूछ दिए। तो Fe3O4 भी जो है वो आपका क्या है? और है किसका? आयरन का। अगर हम बात करें नेक्स्ट, कहता है कि कैसेट्राइट। ध्यान रखिएगा, एक जो है आपको ऑप्शन दिया है कैसेटेराइट, आपका तो सही हो गया ये हेमेटाइट, ऑप्शन ए। क्लियर है? 6 का क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही है। लेकिन ये सब के बारे में भी आपको थोड़ा जानना है कि कैसेट्राइट किसका और है। तो कैसेट्राइट का अगर बात करिएगा तो ये होता है टीन का और। किसका? टीन। इसका फॉर्मूला होता है SnO3। SnO3 को हम लोग क्या कहते हैं? कैसेट्राइट। ठीक है, SnO2 सॉरी, SnO2 को हम लोग क्या कहते हैं? कैसेट्राइट। नेक्स्ट है डोलोमाइट, ये इंपॉर्टेंस है। डोलोमाइट, अगर आप पूछा जाए कि डोलोमाइट किसका और है, क्लियर है? तो डोलोमाइट जो होता है वो होता है MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम का और पूछा जाए तो आपका हो जाएगा डोलोमाइट। क्लियर है? नेक्स्ट जो है वो है बॉक्साइट, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई। बॉक्साइट, बॉक्साइट लीचिंग प्रोसेस से आप इससे एल्युमिनियम प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है Al2O3.XH2O। क्लियर है? आपसे पूछा है आयरन का, हम लोग कितना जान गए? कैसेट्राइट किसका होता है? टीन का होता है, फॉर्मूला SnO2। डोलोमाइट किसका होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम का, फॉर्मूला MgCO3 CaCO3। बॉक्साइट किसका होता है? एल्युमिनियम का, फॉर्मूला Al2O3XH2O। हेमेटाइट आपका यहाँ ऑप्शन में, अगर हेमेटाइट नहीं नजर आया तो आयरन का आ सकता है मैग्नेटाइट। दोनों का फॉर्मूला एक साथ देखिए कितना क्वेश्चन हम लोग करते चल रहे हैं। क्लियर है?
कोई ज़रूरी नहीं कि सेट में आपको ये दिया तो यही आपको वहाँ पर नज़र आ जाए एग्जाम में। हो सकता है कि डोलोमाइट ये इंपॉर्टेंस ये नज़र आ जाए, बॉक्साइट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये भी नज़र आ सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, सॉरी 7 क्या कहता है, सो देखिए अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 7 को, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द रोल ऑफ कैटालिस्ट इज टू चेंज गिव्स एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, इंथैल्पी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा ये एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो कम कर देता है, यानी 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी। कहता है अगर एक हम लोग जो है इस तरह से देखें, एक ग्राफ आपका बुक में दिया रहता है या 11th में भी आपको ये पढ़ने को मिलता है। कहता है कि अगर ये रिएक्टेंट है तो ये रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है तो इसको एक जो है वो यहाँ बैरियर को क्रॉस करना होगा। क्लियर है। इस पहाड़ को चढ़ना होगा और इसी पहाड़ को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है। इधर क्या होता है सर, इधर आपका होता है एनर्जी। क्लियर है। इधर क्या होता है, प्रोग्रेसेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेसेस ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। यानी रिएक्शन जो टाइम के साथ प्रोग्रेस कर रहा है वो होता है। तो अगर हम लोग इसको ध्यान दें तो कैटालिस्ट क्या करता है, इस पहाड़ को जो यहाँ चढ़ना था, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। क्लियर है। इसको जो यहाँ चढ़ना था एनर्जी के पहाड़ को, उसको क्या करता है, कम कर देता है। मतलब यहाँ से अगर कैटालिस्ट के प्रेजेंस में करिएगा तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताइए पहला जब कैटालिस्ट अब्सेंस था, ये कंडीशन क्या है, अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट है आपका। क्या है, अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट। और अगर आप ये बात करिएगा तो ये क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैटालिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है बाय विच, किसके द्वारा करता है। तो ध्यान रखिएगा ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसके चलते रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन हो गया आपका सी, 7 का सी। क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग 8 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। भाई आपके पास है, कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन का टर्म दिया हुआ है, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी। इसमें से कहता है कौन सा टेम्परेचर पर जो वो डिपेंड नहीं करेगा। आपको हम ट्रिक बता देते हैं, सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर जो होता है नॉट डिपेंडेंट, टेम्परेचर पर वो सभी जो है वो डिपेंड नहीं करेगा जिसके अंदर जो है वो वॉल्यूम का बात नहीं होता है। क्लियर है। अगर आपका जो है टेम्परेचर उस वॉल्यूम, मान लीजिए कि जिस टर्म में आपका वॉल्यूम नहीं आए, वॉल्यूम नहीं आए, वो आपका जो है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर हम लोग देखिए ऑप्शन, तो मोलारिटी, भाई मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आ गया ना वॉल्यूम, इसका मतलब है कि ये डिपेंड करेगा, क्या करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो मोलारिटी होगा नहीं। मोलालिटी, मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसका मतलब है कि इसके अंदर वॉल्यूम नहीं आया, तो मोलालिटी आपका जो है, मोलालिटी स्मॉल m से दिखाते हैं। और अगर बात किया जाए नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसमें भी आ गया, फॉर्मेलिटी में भी आता है। तो मोलालिटी के अंदर जो वॉल्यूम का बात नहीं होता है, वॉल्यूम इसमें नहीं आता है। एंड हो सकता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट से ध्यान दीजिए, मोलालिटी आपके पास अभी ऑप्शन है, अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन भी रहता है, मोल फ्रैक्शन भी अगर आपके पास है तो याद रखिएगा ये दोनों जो है नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर। अभी आपको मोलालिटी दिया, हो सकता है एग्जाम में मोल फ्रैक्शन दे दे, दोनों को याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेज एज। कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का इंक्रीज करता है। आपका 4 फैक्टर दिया हुआ, एक है डाइल्यूशन इंक्रीजेज, दूसरा है टेम्परेचर डिक्रीजेज, तीसरा है डाइल्यूशन डिक्रीजेज और चौथा है आपका क्या, नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए ध्यान से, कहता है क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर है 9।
ठीक है। 8 का आंसर क्या है? 8 का आंसर है बी। लास्ट में आपको पूरा समरी मिलेगा एक चार्ट में, बट आप समझते चलें। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो हम लोग का है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेज एज। तो भाई मोलर कंडक्टिविटी सबसे पहली बात कहते किसको है? तो कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर या 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कंडक्टिविटी है उसी को क्या कहते हैं? उसी को आप क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होता है, यानी जिस सॉल्यूशन का मोलरिटी 1 m है, उसका जो होगा कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, उसी को आप क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। तो कहता है कि डाइल्यूशन इंक्रीजेज। तो भाई डाइल्यूशन इंक्रीजेज के चलते ही होगा, ए नंबर है। क्यों सर? जब आप डाइल्यूशन करेंगे, पानी ऐड करिएगा तो ज़्यादा वो टूटेगा, और जब वो ज़्यादा टूटेगा तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा देगा। और आपको पता होगा कि कंडक्टिविटी के लिए नंबर ऑफ आयंस जितना ज़्यादा होगा उतना कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो 9 का ए। सर ये किस चैप्टर से क्वेश्चन है? ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5? तो अगर आप देखें N2O5, किसी को लगता होगा कि सर 5 होगा। याद रखना, जितने भी एटम्स हैं उसका कोवैलेंसी वही होता है जितना उसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। याद क्या करना है? जितने भी एटम्स हैं वो मैक्सिमम उतना कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है जितना उसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? बट नाइट्रोजन जो है उसके वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन है, बट वो कोवैलेंट बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है 4। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। अगर सर कैसे 4 होगा? तो N स्ट्रक्चर अगर देखें इसका तो NON इस तरह से होता है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इस तरह से। क्लियर है? तो देखिए कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 3 और 1 4। क्लियर है? 2 3 और 1 4। तो इसका मैक्सिमम को वैलेंसी पूछा है तो आंसर हो जाएगा डी। कितना आ रहा है? 4। तो 10 का आंसर हो गया आपका डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड? इसमें से कौन सा जो है वो कलर्ड कंपाउंड बनाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 को समझे, ये इंपॉर्टेंट है। आपका 11th नंबर क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपका कलर्ड और कलरलेस वाला क्वेश्चन सारा सही हो जाएगा। ठीक है, बस क्या याद रखना है? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल अगर है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल अगर है तो याद रखिएगा कलर्ड होगा। कैसा होगा? कलर्ड होगा। और अगर कंप्लीट है, कंप्लीट और वैकेंट है, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वैकेंट है डी ऑर्बिटल, तो याद रखना है ये कलरलेस होगा। कैसा होगा? ये कलरलेस होगा। अब चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आसानी से पता कर लेंगे कौन कलर्ड है और कौन कलरलेस है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड? हम लोग देखते हैं अगर Mn2+ को, Mn2+ मैग्नीज का कितना होता है? 25। कितना होता है? 25। अगर आप बात करिएगा इसका तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 हो गया 25। बट Mn2+ है तो 4s का इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा। तो बताइए आप अगर यहाँ देखें तो D जो है वो आपका क्या है? इनकम्प्लीट है। D में कितना होता है? अगर आप बात करें तो 5 होता है ऑर्बिटल, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। क्लियर है? इसमें 5 इलेक्ट्रॉन डालिएगा, 1 2 3 4 5 हुन्स रूल्स के अनुसार। तो सारा का सारा क्या है? अनपेयर्ड है, इनकम्प्लीट है। अगर ये 0 होता, D 0, तो आपका नहीं होगा। अगर D 10 आ जाए, मतलब पूरे तरीका से भरा हुआ है, तो भी आपका ये कलरलेस होगा। बट अगर ये आपके पास जो है इनकम्प्लीट आ जाए, जैसे D5 D4 D6, तो आपका क्या हो जाएगा? ये कलर्ड होगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें, इसी का एक और ऑप्शन सर दिखाइए। इसका मतलब है कि आपका 11 का क्या हो जाएगा? 11 का आपका बी हो जाएगा आंसर। 11 का बी हो जाएगा। अगर बात करें दूसरा, मान लीजिए कि हम Zn2+ का देखना चाहते हैं कि सर है या नहीं है, तो Zn2+ का लिखिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 चलेगा, 3p6 चलेगा, 3d10 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा। क्योंकि जिंक का कितना होता है? 30 होता है।
क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबको जानते लिखने के लिए। अब हमको Zn2+ का देखना है, यानी ये जो है 4s2 को हटाइए तभी Zn2+ बनेगा। क्लियर है। अब इसमें अगर देखें तो D जो है वो देखिए कंप्लीट भरा हुआ है। क्या है? कंप्लीट फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है, जिसके चलते क्या होगा आपका, ये आपका कलर लेस हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप इस तरह से सबको निकाल के देखिएगा। अगर आप देखेंगे तो या तो D0 आएगा या D10 आएगा। आपका Mn2+ में सिर्फ जो है वो D5 आएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा B नंबर। नेक्स्ट 12, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+ आयन इज। ठीक है, इसको देखते हैं। तो गाइज हम लोग का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है 12th नंबर। 12th नंबर में क्या, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+ आयन। तो पहले फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है √S+1। क्लियर है, √S+1। सर S क्या है, S इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं आप, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या कहता है कि M जो है 2+ आयन है जिसका एटॉमिक नंबर 27 है। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2। क्लियर है, 4s2 3d7। ठीक है, कहता है M2+ आयन करिएगा। तो M2+ आयन मतलब इसको हटाइए, 2 इलेक्ट्रॉन को हटाना होगा आपको, प्लस करना है तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन जब हट जाएगा तो बताइए इधर तो आपका जो है वो कंप्लीट भरा हुआ है। क्लियर है। 3d7 को देख लेते हैं। तो 3d7 D में कितना होता है, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, 7 इलेक्ट्रॉन भरिएगा हूं, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। अनपेयर्ड कितना बचा है, 3, तो S के जगह पर बैठाइए 3, तो 3+1। क्लियर है। तो ये आपका कितना हो जाएगा √12, और √12 जो है अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, 3 से ज़्यादा आएगा बट 4 से कम आएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 3.87 BM बोर मैग्नेट। क्लियर है, इसका यूनिट होता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, यानी 12th का आंसर है B। क्लियर है। नेक्स्ट 13, आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड इन विच P एग्जिस्ट इन +5 स्टेट। कहता है कि ये कंपाउंड आपको 4 दिया, इसमें से फॉस्फेरस जो है कहां पर +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो देखते हैं एक एक करके निकाल करके। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है 13। तो 13 का अगर बात करिएगा तो पहला H3PO3। तो हम लोग कैसे निकालते हैं भाई, जिसका निकालना है उसको X मानो। हाइड्रोजन जो है उस पर कितना चार्ज होता है 1, तो 3 है तो 3, P को X मान लिए, और ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन पर -2, तो 3 ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल्स टू 0। तो X इज इक्वल्स टू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा +3, इसमें तो नहीं आया। नेक्स्ट जो है वो है H3PO2। अगर आप देखिएगा H3PO2 B नंबर ऑप्शन को, तो इसमें क्या निकालना है, 3 हो जाएगा, P का X हो जाएगा, और 2 दूनी 4 -4 इज इक्वल्स टू 0। X इज इक्वल्स टू देखिएगा तो +1, इसमें भी नहीं आया। C नंबर, अगर C नंबर ऑप्शन देखिएगा तो क्या है H3PO4। अगर आप निकालना चाहते हैं तो 3 हाइड्रोजन का एक एक करके 3 हो गया, P का निकालना X, और ऑक्सीजन का निकालना है तो कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन पर -2, तो 4 है तो 4 दूनी 8 -8 इज इक्वल्स टू 0। तो बताइए X इज इक्वल्स टू +5, यानी अब आपको आगे निकालना ही नहीं है, आंसर मिल चुका है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, C। 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, C हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14।
तो गाइज नेक्स्ट जो है वो कहता है कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन, स्मेल्टिंग। क्लियर है? तो आपको दोनों इसमें ध्यान रखना है, एक है कैल्सिनेशन, आंसर क्या होगा ये जानना जरूरी नहीं है, आपको पहली बात ये आना चाहिए कि क्या क्या आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सेट से ही आ जाए। रोस्टिंग, ठीक है, दो मेथड होता है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। याद रखिएगा इसमें जो है वो हीट करते हैं एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन। क्लियर है? और इसमें जो है कैल्सिनेशन, इसमें हीट होता है अब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई कह सकते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो दोनों बात को ध्यान रखिएगा। इस बार का क्वेश्चन में आपका सेट में क्या है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। अगर एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर है तो आपका आंसर हो जाएगा बी, रोस्टिंग। क्लियर है? और अगर वही क्वेश्चन में आ सकता है आपके पास कि लिमिटेड सप्लाई है तो टिक करेंगे कैल्सिनेशन। क्या टिक करेंगे? कैल्सिनेशन। क्लियर है? तो यानी 14th का जो है वो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th नंबर, देखते हैं हम लोग। 15th नंबर में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म चिलेट। इसमें जो है चिलेट कौन बनाएगा? तो भाई चिलेट जो है ध्यान रखिएगा ये कोऑर्डिनेशन का है आपका। चिलेट जो है वो वही बनाएगा लिगेंड जो बाइडेंटेट होगा, बाइडेंटेट या और मोर देन बाइडेंटेट। यानी डेंटिसिटी हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का साइट। क्लियर है? तो अगर दो साइट है लिगेंड के पास या दो से मान लीजिए ज्यादा है तो आपका क्या कहलाएगा, आपका ये चिलेट बनाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या साइट है, क्या क्या आपका जो है सो ऑप्शन है। पहला है एसीटेट, ए नंबर है एसीटेट। तो एसीटेट आयन का बात करिएगा तो इसको कहते हैं, बताओ जी इसमें जो है सिर्फ ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन देगा, नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? नेक्स्ट जो है वो ऑक्जेलेट, C2O4 2-, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड O-। क्लियर है? तो बताइए अगर कोई यहाँ पर मान लीजिए मेटल रहेगा, ये ऑक्सीजन भी दे सकता है, ये भी ऑक्सीजन दे सकता है, तो बताइए एक रिंग बना लिया ना। क्लियर है? इसी को तो चिलेट कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, चिलेट कहते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए साइनाइड, ध्यान देना ये भी इंपॉर्टेंट है, साइनाइड। इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है सर, CN कहते हैं जी, CN साइनाइड। याद रखिएगा ये एम्बीडेंट होता है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल या एम्बीडेंट लिगेंड। क्लियर है? एम्बीडेंट लिगेंड। हो सकता है एग्जाम में आपके पास ये आ जाए कि एम्बीडेंट लिगेंड किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा CN को कहते हैं। किसको कहते हैं? CN को कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक और ऑप्शन को देख लेते हैं, अमोनिया। तो भाई अमोनिया तो आपका ये मोनोडेंटेट है, NH3 लोन पेयर है, सिर्फ यही देगा, D नंबर है। बट ये जो है आपसे क्या पूछा, चिलेट कौन बनाएगा, यानी इस तरह का रिंग कौन बनाएगा, तो जिसके पास दो जो है डेंटिसिटी होगा, दैट मीन्स जो बाइडेंटेट होगा, या उससे ज्यादा डेंटिसिटी जिसके पास होगा, 3 होगा ट्राइडेंटेट, 4 होगा, 5 होगा, हेक्साडेंटेट होगा, वो सब बना सकता है चिलेट। ये सब जितना भी है सारा क्या मोनोडेंटेट है, ये सब चिलेट नहीं बनाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपका 15 का बी सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ईजी, कहता है कि द नंबर ऑफ हैलाइड्स आयन इन PTNH3 का होल थराइज Cl2Br क्लियर है? क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 16। क्या है, PTNH3 का होल थराइज Cl2BrCl। क्लियर है? कहता क्या है इसमें, द नंबर ऑफ हैलाइड्स आयन विल बी, मतलब समझ लीजिए आप, इससे कह रहा है कि जब इसको आप हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो इससे कितना हैलाइड आयंस मिलेगा। तो भाई ये सबसे इजी क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि ब्रैकेट का अंदर एक भाग टूटता है और बाहर वाला एक भाग टूटता है।
तो Cl जो है अगर इसको आप तोड़ेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये कैसे टूटेगा, PTNH3 का होल 3 Cl2Br। बताओ जी क्लोरीन किसके रूप में रहेगा, माइनस के रूप में, तो इस पर प्लस होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि हैलाइड आयन कितना बनेगा, मतलब हेलोजन आयन कितना बनेगा, तो भाई कितना बन रहा है, Cl माइनस एक ही है ना जी। इसका मतलब है आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 यानी डी। 16 का क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर से। तो 17 नंबर क्वेश्चन से अगर देखते हैं तो क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंस है, सारा रिएक्शन बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। CH3Br प्लस 2Na, ड्राई ईथर डाला हुआ है, DE फॉर ड्राई ईथर, ठीक है। ये बन रहा है CH3 प्लस 2NaBr। क्लियर है। कहता है ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, फ्राइडल क्राफ्ट, उर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, उर्ज फिटिंग। क्लियर है। तो एक एक करके आप अगर देखना चाहेंगे आपका आंसर हो जाएगा ये उर्ज रिएक्शन। क्या है, उर्ज रिएक्शन है। तो सर कैसे पहचाने, सारा रिएक्शन, भाई हो सकता है यहाँ उर्ज रिएक्शन दिया है, आपका एग्जाम में उर्ज फिटिंग दे दे। क्लियर है। या फिर फिटिंग दे दे, फ्राइडल क्राफ्ट दे दे। क्लियर है। ऐसा नहीं कि जो ऑप्शन आएगा उर्ज रिएक्शन मारेंगे। क्लियर है, गलत हो जाएगा। तो कैसे पहचानेंगे, कहता है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स एल्काइल हैलाइड है, RX प्लस X, मान लीजिए 2 Na यहाँ डाल दिए, XR है, ड्राई ईथर डाल रहे हैं। क्लियर है। अगर दो एल्काइल हैलाइड है, आपस में रिएक्शन कर रहा है सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपका जो है RR बनेगा। और ये ध्यान रखिएगा ये उर्ज रिएक्शन है। क्या है, उर्ज रिएक्शन, सिंपल उर्ज रिएक्शन कह सकते हैं, सिंपल है ये। क्लियर है। उसके बाद दूसरा जो है वो आपका है, सॉरी ये उर्ज रिएक्शन बताए, बट आपका जो है एक फ्राइडल क्राफ्ट था। तो सर फ्राइडल क्राफ्ट, ये बी नंबर है आपका। ए नंबर फ्राइडल क्राफ्ट क्या होता है, फ्राइडल क्राफ्ट में आप ध्यान देंगे इसका दो होता है, एक एल्काइलेशन और दूसरा एसाइलेशन। अगर आपके पास कोई भी, मान लीजिए कि ये रिंग है, ठीक है, इसमें CH3 वगैरह लगा भी हो सकता है, नहीं भी, अगर इसके पास रिएक्शन CH3Cl यानी एल्काइल हैलाइड X कह सकते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन, या नहीं तो आपका जो है ये रिंग जो है अगर आपका रिएक्शन करेगा किसके साथ, CH3COCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। क्लियर है। अगर आपके पास कहीं दिखता है रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCl3, ये FeCl3 के साथ भी दे सकता है। क्लियर है। अगर एनहाइड्रस, बट आपको एग्जाम में नहीं दिखेगा, यही दिखेगा एनहाइड्रस AlCl3। अगर एनहाइड्रस AlCl3 दिखेगा तब आप टिक करेंगे कहाँ पर, फ्राइडल क्राफ्ट में। यहाँ पर तो आपका नहीं है। नेक्स्ट है फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट जो है फिटिंग रिएक्शन का अगर बात किया जाए तो ये क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल्स जो है एराइल हैलाइड लेना है, X। क्लियर है। और फिर से जो है 2Na, और फिर से आपको यही लेना पड़ेगा। दोनों अगर इस तरह का रिंग में है, इसको क्या कहते हैं, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, या नहीं तो आप इसी को कहते हैं हेलो एरिन्स। अगर दोनों मॉलिक्यूल्स हेलो एरिन्स का लीजिएगा और सोडियम के साथ रिएक्शन कराइएगा ड्राई ईथर प्रेजेंस रख करके, तो आपका क्या हो जाएगा, ये डाइफिनाइल बन जाता है। ये डाइफिनाइल बन जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका हो गया क्या, फिटिंग रिएक्शन। क्या हो गया, फिटिंग रिएक्शन। क्या पढ़े हम लोग, उर्ज रिएक्शन। दोनों एल्काइल हैलाइड होगा, सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर रहेगा, उर्ज रिएक्शन। अगर दोनों एराइल हो गया, दोनों अगर रिंग में है यानी हेलो एरिन्स के बीच दोनों का हो रहा है, तो इसको फिटिंग कहेंगे। क्लियर है। फ्राइडल क्राफ्ट में क्या दिखेगा, या तो ये आपका एल्काइल हैलाइड या फिर एसाइल हैलाइड कहते हैं। ये दोनों अगर आपको दिखता है एनहाइड्रस AlCl के प्रेजेंस में, तब हम लोग कहेंगे इसको फ्राइडल क्राफ्ट। क्या है ये, फ्राइडल क्राफ्ट है। नेक्स्ट जो है एक और आपका ऑप्शन है वो है उर्ज फिटिंग। क्लियर है। उर्ज फिटिंग में क्या होगा सर,
ऊर्ज फिटिंग में एक जो है वो आपका एराइल हैलाइड होगा और दूसरा जो है यानी हेलोइरिन्स होगा और दूसरा जो है वो आपका क्या होगा, एल्काइल हैलाइड होगा। क्या होगा, एल्काइल हैलाइड होगा। सेम रिएक्शन जो है 2Na लीजिए, ड्राई ईथर डालिए यहाँ पर, क्लियर है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका CH3 इस तरह से टॉलिन बन जाएगा, क्लियर है। तो कहता है इसको क्या कहते हैं, ऊर्ज फिटिंग, ऊर्ज फिटिंग। तो सारा रिएक्शन हम लोग देखें, सिर्फ आंसर से नहीं जाना है, आंसर के पीछे की आंसर क्या होगा, क्लियर है। तो बताइए जो सिंपल अगर दोनों एल्काइल यानी हेलो एल्केन्स के बीच में अगर सोडियम और ड्राई ईथर रिएक्शन करता है तो आप कहेंगे ऊर्ज रिएक्शन। अगर दोनों हेलोइरिन्स के बीच में करता है, दो हेलोइरिन्स का मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करता है तो आप कहेंगे फिटिंग रिएक्शन। एक हेलोइरिन्स और दूसरा हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड करता है तब आप क्या कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ कहेंगे ये कहेंगे ऊर्ज फिटिंग, इसको कहेंगे फिटिंग जब दोनों क्या हो जाए, एराइल हैलाइड रिएक्शन करे। और फ्राइडल क्राफ्ट जो है वो आपको देखना है तो एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 भी हो सकता है और यहाँ पर एल्काइल हैलाइड या एसाइल हैलाइड होगा। तो चारों हम लोग देखें तो आपका आंसर क्या है, ये दिया है। तो भाई दो अगर एल्काइल हैलाइड सिंपल रिएक्शन करता है, दो मॉलिक्यूल्स है, इसको कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 17 का क्या हो जाएगा आंसर सही, बी, क्लियर है। चार रिएक्शन हम लोग इसके हेल्प से पढ़ लिए, क्लियर है। चारों इंपॉर्टेंट से ध्यान देना है। हो सकता है यहाँ ऊर्ज पूछा आपका एग्जाम में, ऊर्ज फिटिंग पूछे, सिर्फ फिटिंग पूछे, फ्राइडल क्राफ्ट पूछे। फ्राइडल क्राफ्ट आप हर किसी में करा सकते हैं एक्सेप्ट COOH ग्रुप। COOH ग्रुप फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। बेंजोइक एसिड में मान लीजिए फ्राइडल क्राफ्ट अगर करवाने का आता है तो नहीं होता है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्लियर है। नेक्स्ट कहता है कि CH2Br, क्वेश्चन नंबर 18, इसका रिएक्शन कराना है किससे, एल्कोहलिक KOH। भाई ये हम तो पढ़ाए हैं, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH बिट्टा इलिमिनेशन देगा, क्या देगा, बिट्टा इलिमिनेशन। तो जिस कार्बन से ये ब्रोमीन लगा इसको अल्फा कहते हैं, इसके बगल वाले को बीटा कहते हैं। तो बीटा से हाइड्रोजन जाएगा और ये ब्रोमीन जाएगा, तो बताइए दोनों के पास कमी हो जाएगा यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, HBr हो जाएगा, क्लियर है। अब यहीं पर ध्यान दीजिए, क्या कंफ्यूजिंग है। यानी एल्कोहलिक KOH अगर डालिएगा तो बीटा एलिमिनेशन कराएगा और ये आपका बन जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का A नंबर सही है। 18 का A नंबर सही है। सर इसी को यहाँ पर जो है कंफ्यूजन करवाएगा, देखिए CH3 CH2Br है और यहीं पर अगर लिख दे एक्वस KOH, ध्यान दीजिए एल्कोहलिक होगा तो बीटा एलिमिनेशन और अगर एक्वस होगा तो Br को जो है वो रिप्लेस कर देगा OH, यानी ये आपका एल्कोहल दे देगा और ये आपका जो है KBr। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट से, अगर एक्वस KOH दिखता है तो Br रिप्लेस हो जाएगा, एल्कोहल देगा। अगर एल्कोहलिक दिखता है तो एलिमिनेशन करके एल्कीन दे देगा। तो आपका जो है 18th का आंसर हो चुका था, बट ये आपको हम बताएं कंफ्यूजन ना हो। 19 नंबर में क्या कहता है, ब्यूटेन टू ऑल इज ए प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्सरी और डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ब्यूटेन टू ऑल 1 2 3 4, क्लियर है। ब्यूटेन टू ऑल यही ना बनेगा आपका, CH3 लगा दीजिए, H3 हाइड्रोजन बाद में भर दीजिए, CH2 यहाँ एक H चलेगा, क्लियर है। तो OH जिससे लगा है उसको अल्फा कार्बन को चेक करिए कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है, 1 और 1 2, यानी 2 डिग्री अल्कोहल है, क्लियर है। कितने डिग्री का है, 2 डिग्री, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है C2H5OH को H2SO4 दे रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अभी आपको जस्ट इससे थोड़ा पहले बताए हैं। H2SO4 क्या करता है, देखिए काफी आसानी से आप रिएक्शन को कर सकते हैं। C2H5OH इसमें H2SO4 है, भाई टेम्परेचर कितना दे रखा है 443 केल्विन, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो देखिए इसमें क्या कराएगा, तो आपको पढ़ाएं कि H2SO4 P2O5 V2O5 अगर दिखता है तो आपका ये डिहाइड्रेशन करवाएगा यानी वाटर निकालेगा। तो क्या करेगा, अगर इसको हम लोग देखें थोड़ा सा इस तरह से करके लिखते हैं CH3 CH2OH,
इसका OH को लेके भागेगा, इसका H लेकर के भागेगा, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। रिएजेंट का फंक्शन अगर आपको ध्यान में तो आसानी से रिएक्शन कर दीजिएगा। कौन H2SO4 देखेंगे, वाटर हटाएगा, OH यहाँ से उड़ाइए, इस कार्बन से H उड़ाइए, बीच में डबल बॉन्ड लगाइए, एल्कीन तैयार है आपका। क्लियर है? तो ये आपका जो है 20 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा A। क्या हो जाएगा 20 का A। क्लियर है? 19 का क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल, तो 19 में 2 डिग्री अल्कोहल आपका किस ऑप्शन में है, बी नंबर है। क्लियर है? 19 का बी, 20 का ए। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 21 से। देख लीजिए CH3CHO एसिटल्डिहाइड कहते हैं या फिर इथेनॉल कहिए। इसमें जो है 2H दिया हुआ है। क्लियर है? ये थोड़ा सा हम स्प्रेंट है, इस तरह से 2H2 लिखिए आप। ठीक है? अगर इस तरह दिया है LiAlH4 दिया है, LiAlH4, तो भाई LiAlH4 है क्या? LiAlH4 अगर आपको दिख जाए कहीं, NaBH4 दिख जाए, H2 दिख जाए, प्रेजेंस ऑफ PT, PD, Ni, ये सब जितने भी है सारा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी में डायबोरेन दिख सकता है B2H6, ये भी ये क्या है, रिड्यूसिंग। इसी में दिख सकता है C2H5OH Na के साथ। क्लियर है? ये सब जितने भी है सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका एल्कोहल है, एल्कोहल, अगर एल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन कराएंगे, प्राइमरी एल्कोहल, कौन सा, प्राइमरी एल्कोहल, तो आपको ये एल्डिहाइड देगा। क्या देगा? एल्डिहाइड। और अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाइएगा, क्या कराना है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, तो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। क्लियर है? अब हम लोग उल्टा चलते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का उल्टा कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन। क्या करना होगा, रिडक्शन। और अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराइएगा तो एल्डिहाइड देगा, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाइएगा तो एल्कोहल नहीं देगा। बोलिए, रिडक्शन कराना है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि एक एल्डिहाइड दिया हुआ, ये क्या है, एक एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का जो है वो रिडक्शन कराना है, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या देगा, एल्कोहल देगा। तो भाई आपका जो है आंसर हो जाएगा CH3CH2OH, CH3CH2OH एल्कोहल देगा, तो आपका जो है आंसर ए नंबर हो जाएगा। 21 का आंसर क्या है, ए। क्लियर है? नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का क्वेश्चन देखना है 22। इस तरह से आपको ध्यान रखना, ये सब इंपॉर्टेंस है। अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो इसका ऑक्सीडेशन क्या देगा, कीटोन देगा। तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ड्रास्टिक कंडीशन में होता है तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। और वहीं पर आप पढ़ेंगे पॉपऑप्स रूल। क्या पढ़ेंगे, पॉपऑप्स रूल। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। क्लियर है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का जो है वो कौन सा इसमें मेथड नहीं है। ये आपका जनरल प्रिंसिपल प्रोसेस एंड आइसोलेशन जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन है। तो एक काम करिए, आप सभी को याद कर लीजिए कि रिफाइनिंग जो है, रिफाइनिंग उसका कौन कौन सा मेथड हो सकता है। ठीक है? इसका सबसे पहला डिस्टिलेशन के द्वारा आप कर सकते हैं, डिस्टिलेशन। दूसरा मेथड है लिक्वेशन। तीसरा मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस। चौथा है आपके पास जॉन रिफाइनिंग। पांचवा है वेपर फेज। नेक्स्ट है पॉलिंग। इतने मेथड से जो हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। अब आप ऑप्शन आके देख लीजिए, आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, रिफाइनिंग करते हैं। उसके बाद स्मेल्टिंग, यही तो गलत है, स्मेल्टिंग नहीं है, पॉलिंग है। कोई बोलेगा सर पॉलिंग का जो है वो किसी, इससे कौन सा रिफाइन होता है, कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन। ठीक है? उसके बाद आपके क्या है, जॉन रिफाइनिंग। यहाँ पर आपका ऑप्शन में जो है जॉन रिफाइनिंग नहीं है। लिक्वेशन, तो लिक्वेशन के द्वारा तो होता है, सेकंड में ही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 22 का बी,
22 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर जो है 2 प्रोसेस और होता है, उसको ध्यान रखिएगा। अगर आप बात करें, ये वेपर फेज में होता है, अगर आप बात करें तो एक होता है मोंड प्रोसेस और दूसरा होता है वैन आर्कल मेथड। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट से एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ठीक है। मोंड प्रोसेस के द्वारा कौन सा होता है, मोंड प्रोसेस। तो मोंड प्रोसेस जो है वो निकेल के लिए है। किसके लिए है, निकेल। इसको जब रिएक्शन करा दीजिएगा CO से तब बना देगा ये NiCO का 4, और इसको जब थोड़ा सा हीट कर दीजिएगा तो Ni अलग हो जाएगा और 4CO हो जाएगा। क्लियर है, निकेल के लिए जो है हम लोग यूज करते हैं मोंड प्रोसेस को। उसके बाद एक है वैन आर्कल मेथड, ठीक है। वैन आर्कल मेथड में अगर बात करें तो इसमें हम लोग यूज करते हैं, ये प्योरीफाई कर सकते हैं हम लोग जर्कोनियम। किसको, जर्कोनियम एंड इंडियम। जर्कोनियम एंड इंडियम, इसमें रिएक्शन किससे कराते हैं, आयोडीन से कराते हैं। ZrI4 बनता है, अगर आप इसको हीट करिएगा तो Zr+4I अलग हो जाएगा, या 2I2 अलग हो जाएगा। 2I2 लिखिए, इस तरह से होता है। क्लियर है, तो ये आपका जो है वैन आर्कल मेथड है। इसमें किसको यूज कर सकते हैं, जर्कोनियम, Zr और IN इंडियम। क्लियर है, इसको हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा अब, 23। क्लियर है, 23। तो 22 में क्या हो जाएगा आपका आंसर, 22 का स्मेल्टिंग। 23 क्या है, कहता है कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल हो। इसको आप जो है सो याद कर लीजिए, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। तो 23 का क्या हो जाएगा, बी, फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है। नेक्स्ट को कहता है कि 24 नंबर जो है वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर है, तो डायामैग्नेटिक कैसे पहचानेंगे, डायामैग्नेटिक। अब देखो जी, डायामैग्नेटिक हो सकता है एग्जाम में पैरामैग्नेटिक पूछ दे, तो दोनों को ध्यान में रखिए कैसे पहचानेंगे। डायामैग्नेटिक में जो है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, मतलब यहाँ पर जो है बेजोड़ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बेजोड़ा नहीं होगा। अगर यहाँ देखिएगा तो पैरामैग्नेटिक ये क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। क्लियर है, तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, डायामैग्नेटिक। इसका मतलब है ऐसा एलिमेंट्स जरूर होगा जिसमें क्या है कि सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, जोड़ा में होगा। तो देख लेते हैं हम लोग जो है ऑप्शन नंबर डी देखिए, जैसे Zn2+ को अगर हम लोग देखें तो जिंक का कितना होता है 30। अगर लिखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। क्लियर है, तो Zn2+ है तो S2 को हटाइए तभी तो Zn2+ का लिखा जाएगा। बताओ जी, S भरा, ये भी भरा, ये भी भरा, ये भी भरा, P6 भरा हुआ है और D में 10 है तो D में 5 और वाइटल होता है बाबू, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इसमें अगर भरिएगा तो सभी जो है क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। और जब ये कंप्लीटली फिल्ड है तो कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, और जितने भी हैं सभी में देखेंगे तो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। याद क्या करना है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड नहीं आता है तो डायामैग्नेटिक। यानी इसमें जो है एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर क्या आया हम लोगों का, डी। क्या आया, डी। ठीक है, नेक्स्ट में समरी आपको सब मिलेगा, बट आप एक्सप्लेनेशन जरूर देखें, क्योंकि आप सिर्फ आंसर को कर लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है, हो सकता है डाया यहाँ पर दिया, याद करके जाइएगा, देगा पारा, ठीक कर दीजिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सीखिए कैसे हम निकाल रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहते हैं। तो भाई एक को याद करना तो है नहीं सर, कम से कम एक क्वेश्चन के साथ 2-3 तो करना ही है, मिनिमम 4-5 होगा चलेगा। कहता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहते हैं, तो भाई एस एंड पी हम सभी का लिख देते हैं। एस एंड पी ब्लॉक का अगर बात करिएगा तो इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं ब्लॉक। अगर आप बात करिएगा डी ब्लॉक का तो इसको कहते हैं ट्रांजिशन। अगर आप बात करिएगा एफ ब्लॉक का तो कहते हैं इनर ट्रांजिशन। क्या कहते हैं, इनर
ट्रांजिशन कहते हैं। अब आपका देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन किसको कहते हैं, तो भाई ट्रांजिशन तो डी ब्लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है 25 का सी आपका सही है। बट एग्जाम में ये हो सकता है आपसे पूछे कि इनर ट्रांजिशन किसको कहते हैं। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाइएगा, ट्रांजिशन सर बोले थे डी, भाई इनर ट्रांजिशन बोल रहा है तो एफ, क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। बट यहाँ बोला है आपको ट्रांजिशन, तो उसके अनुसार डी यानी 25 का आंसर सी नंबर में आपका है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है क्वेश्चन नंबर 26। क्या है, कहता है कि इथाइल आयोडाइड प्लस एल्कोहलिक केसियन क्या बनेगा। ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देख रहे हैं। 26 में क्या है, इथाइल आयोडाइड CH3CH2I, ठीक है, इसका रिएक्शन करवाना है एल्कोहलिक KCN, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कहता है कि अगर ये आंसर क्या होगा उसको छोड़िए, ठीक है। आंसर दिया आपके पास CH3CH2NC आइसोसाइनाइड CN। यहाँ पर आप कंडीशन को थोड़ा सा समझे, ये कंडीशन क्या है, कहता है कि अगर एल्कोहलिक KCN है तो आपका ये आयोडीन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा CN के द्वारा और ये आपको दे देगा CH3CH2CN। क्लियर। और आप मैच कर लीजिए कौन सा आंसर है क्वेश्चन नंबर का 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस बात है उसको ध्यान रखें, अगर ये एल्कोहलिक KCN है एल्काइल आयोडाइड यानी एल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये CN लगता है और इधर आपका KI गया, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंस ये भी है एग्जाम में अगर इस तरह से दिखता है CH3CH2 और मान लीजिए कि यहाँ कोई भी एल्काइल हैलाइड लगा हुआ है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं आयोडीन है, क्लोरीन ब्रोमीन भी हो सकता है। और अगर इसके साथ AgCN का रिएक्शन दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंस है बाबू, ये इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखें। अगर AgCN दिया हुआ है तो यहाँ पर जो है आपका आइसोसाइनाइड यानी CH3CH2NC हो जाएगा। क्या हो जाएगा CH3CH2NC। तो ये तो आपका क्वेश्चन में आया हुआ है, मॉडल सेट में है, बट एग्जाम में हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको दिखे। तो यहाँ ध्यान रखना अगर एल्कोहलिक KCN है तो ये CN लगेगा और अगर AgCN है तो ये N की तरफ से अटैक करेगा। इसीलिए आपको बताया गया है CN जो है वो एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है और N की तरफ से भी। अगर कार्बन की तरफ से तब अटैक करेगा जब KCN लीजिएगा और ये जो है अगर आप AgCN के साथ लेंगे तो N की तरफ से अटैक करेगा, यानी इस कंडीशन में आपको आइसोसाइनाइड देगा। आपके पास देखिए ऑप्शन जो है वो दोनों दिया हुआ है, एक में साइनाइड है B नंबर और A नंबर में आइसोसाइनाइड है, बट यहाँ KCN है तो साइनाइड बनेगा, इसको कहते हैं साइनाइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को अगर देखें, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 20, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। कहता है प्रोपीन है, 3 कार्बन ले लीजिए, प्रोपीन बनाना CH2, ये हो गया H, इधर हो गया आपका CH3। प्रोपीन है, इसका हाइड्रेशन करा रहे हैं, H2O डाल रहे हैं, प्रेजेंस क्या है H2SO4। एकदम इजी रिएक्शन है। क्या है भाई मार्कोवनी-कॉप्स रूल, क्या है मार्कोवनी-कॉप्स। भाई इससे अगर आप देखें CH3CH, अगर आपके पास ये CH2 और HCl रहता तो आप आसानी से रिएक्शन करा देते। ये क्या होता है H प्लस हो जाता और यहाँ Cl माइनस होता, आप यहाँ मार्कोवनी लगाते, इसके जगह पर Cl आता, यहाँ पर Cl आता, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पर H जाता। H2O में क्या होगा, इसको आप तोड़ सकते हैं H प्लस और OH माइनस में, OH माइनस जो है इस पर आएगा, कार्बोकेटायन यहाँ बनाइए, 2 डिग्री का कार्बोकेटायन होगा और H यहाँ जाएगा, यानी आपका प्रोडक्ट जो है CH3CHOHCH3। क्लियर है। इसी को कंप्रेस करके लिखा हुआ ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी, यानी 27 का आपका आंसर क्या है बी। नेक्स्ट 28 कहता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर देख लीजिए, 28 नंबर में होगा 2C6H5। क्लियर है, CHO। अगर आप इसका जो है रिएक्शन बोल रहा है, कराया जा रहा है NaOH कॉन्क है, कैसा है कॉन्क के साथ, तो कहता है कि आपको दे रहा है C,
C6H5COONA प्लस C6H5CH2OH। ध्यान दीजिए, कहता है ये कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल है? पहला कॉल्बे रिएक्शन, दूसरा क्लीमेंसन रिडक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट और केनी-जारो। क्लियर है? तो देखिए आप यहाँ पर ये जो बेंजल्डिहाइड है, ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। अगर ये बेंजल्डिहाइड के जगह पर आपका फॉर्मल्डिहाइड भी चल सकता है। सर इसका नाम पूछ रहा, कौन सा रिएक्शन है? ध्यान दीजिएगा, कहता है कि वैसा एल्डिहाइड जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो और कॉन्क बेस के साथ रिएक्शन करता हो और उसके एक मॉलिक्यूल्स, अगर आप यहाँ देखें इसका जो एल्डिहाइड है वो यहाँ पर सॉल्ट बना रहा है। क्या बना रहा है? सॉल्ट बना रहा है। अगर आप देखें इसी का एक मॉलिक्यूल्स है जो एल्कोहल बना रहा है। क्या बना रहा है? एल्कोहल बना रहा है, बेंजाइल अल्कोहल है। ध्यान दीजिए, तो कहता है कि ये जो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है सॉल्ट में, ऑक्सीडेशन हुआ है सॉल्ट में। और अगर कहें कि एल्डिहाइड से अल्कोहल एक मॉलिक्यूल्स बना रहा है, इसका मतलब है कि इसमें रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन। अब आप ये बताइए कि ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उसके एक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है और एक मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं केनी-जारो रिएक्शन। क्या कहते हैं? केनी-जारो रिएक्शन। सर इसमें पहले बताइए कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। केनी-जारो के लिए क्या होना चाहिए? केनी-जारो के लिए होना चाहिए नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये केनी-जारो रिएक्शन होगा। अगर हम लोग देखें फॉर्मल्डिहाइड में HC डबल बॉन्ड OH, CHO इसको आप कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जब इससे अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? सेम आपको दिया बेंजल्डिहाइड। अगर आप बेंजल्डिहाइड को देखें तो बेंजल्डिहाइड में भी जो है आपका एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, C डबल बॉन्ड OH। इतने को कहते हैं आप एक एल्डिहाइड ग्रुप। इससे लगने वाला जो कार्बन है उसको कहेंगे अल्फा, तो ये हो गया अल्फा। अब बताइए इसमें एक भी हाइड्रोजन है, पहले से 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, यानी यहाँ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दैट मीन्स ये रिएक्शन आपका केनी-जारो है। इससे रिलेटेड एक और आ सकता है, कहता है कि कॉन्क NaOH जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर जो है डाइल्यूट लिखा रहता है, और यहाँ पर जो है ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेना है जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन हो। उस रिएक्शन को हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यानी डी सही है, 28 का डी। अब है कि सर इसमें कुछ और है, जैसे कॉल्बे रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। याद रखिएगा, अगर आप बात करें क्लीमेंसन रिडक्शन का तो इसमें सिंपल बात है कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन्स में, ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? क्लीमेंसन। क्लीमेंसन रिडक्शन का अगर बात करिएगा, क्या होता है क्लीमेंसन रिडक्शन? तो ये जो CO ग्रुप है किसका? एल्डिहाइड और कीटोन्स का, एल्डिहाइड और कीटोन्स का। अगर आपके पास ये CO ग्रुप है और इसमें अगर आप इसमें जो है जिंक अमलगम ZnHgHCl जिंक अमलगम डालते हैं तो ये CO जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका है क्लीमेंसन रिडक्शन। एक और इसी का होता है ऑल्फ किस्नर। दोनों भाई भाई है। ऑल्फ किस्नर का अगर बात किया जाए, ये कार्बोनाइल ग्रुप किसका? वही एल्डिहाइड या कीटोन्स का। अगर आपका है और इसमें आप हाइड्रोजन डालते हैं NH2 क्लियर है, इसको हाइड्रोजन कहते हैं, तो भी ये CO ग्रुप जो है वो आपका CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो सकता है आपका एग्जाम में दिखे, बहुत इंपॉर्टेंट से क्लीमेंसन, और इसको कहते हैं ऑल्फ किस्नर रिएक्शन। क्या कहते हैं? ऑल्फ किस्नर, ऑल्फ किस्नर रिडक्शन। ये दोनों जो है वो आपका क्या करता है? कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स का, उसको कन्वर्ट कर देता है CH2 ग्रुप में। एक आपके पास यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है, फ्राइडल क्राफ्ट का बात हम लोग कर चुके हैं। कॉल्बे रिएक्शन क्या होता है? कॉल्बे रिएक्शन थोड़ा सा देख लीजिए, आंसर आपको पता चल गया है क्वेश्चन का क्या है, बट आपको 4 क्वेश्चन का चारों करना है।
एग्जाम में जरूरी नहीं यही आएगा आपका। क्लियर है। नेक्स्ट देखें कॉल्बे रिएक्शन। तो भाई ये फिनॉल का रिएक्शन है। अगर आप बात करें इस फिनॉल का, इस फिनॉल में अगर आप NaOH डालते हैं तो ये सोडियम फिनोऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम फिनोऑक्साइड बनाएगा। और अगर आप इस सोडियम फिनोऑक्साइड में CO2 डालते हैं और इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये आपका जो है सेलिसाइक्लिक एसिड देता है, OHCH सेलिसाइक्लिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? सेलिसाइक्लिक एसिड कहते हैं। और यही जो आपका रिएक्शन है नॉन एच क्या जी? कॉल्बे रिएक्शन। क्या कहलाता है ये? कॉल्बेज रिएक्शन कहलाता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन यानी 28 का हम लोगों का आंसर क्या है? डी। 28 का क्या है? डी। नेक्स्ट अगर देखिए 29 कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन CH3NH2 इज CH3NH2। क्वेश्चन नंबर 29 CH3NH2। अगर इसका आप बात करें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मिस्टेक होने का संभावना है। क्या होता है अगर आप इसको देखिए थोड़ा सा तो CH3 ठीक है, N को थोड़ा सा देखिए H इस तरह से लगा दीजिए, इस पर एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। तो 5 में 3 बॉन्ड बना करके है तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसको क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। तो अगर हम लोग देखें हाइब्रिडाइजेशन तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2, 3 और 1 लोन पेयर 4। तो 4 आया यानी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 यानी आपका ऑप्शन नंबर सी 29 का सी। नेक्स्ट बात करें 30। क्वेश्चन नंबर 30 तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। 30 क्या है? कहता है कि 1 डिग्री एसिड एमाइड में बी कन्वर्टेड इनटू एमाइन बाय। किस रिएक्शन के द्वारा एमाइड जो है वो एमाइन में कन्वर्ट करेगा? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का अगर बात किया जाए, हॉफमैन ब्रोमामाइड अगर इसका बात किया जाए क्या होता है, ध्यान दीजिए। कहता है कि अगर आपके पास कोई एसिड एमाइड है RCONH2, इसको एमाइड ग्रुप कहते हैं, अगर आप इसका रिएक्शन Br2 के साथ और NaOH के साथ कराते हैं तो ये आपको प्राइमरी एमाइंस देगा। क्लियर है? 1 डिग्री का एमाइंस देगा। क्लियर है? 1 डिग्री का एमाइंस देगा। इसी को कहते हैं क्या हम लोग? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो हम लोगों का क्या कह रहा था कि 1 डिग्री एसिड एमाइड में बी कन्वर्टेड इनटू एमाइंस बाय, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 का ए, हॉफमैन ब्रोमामाइड से। क्लियर है सर? इसमें जो है एक है पार्किंस रिएक्शन। पार्किंस रिएक्शन में कुछ नहीं बाबू, सिनेमिक एसिड बनता है। क्या बनता है? सिनेमिक एसिड बनता है। सेंड मेयर रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, आपका NCERT में दिया है। व्हाट इज सेंड मेयर रिएक्शन? कहता है कि BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आप जानते हैं N2+Cl-, अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं क्यूप्रस हेलाइड के साथ, ये क्लोराइड भी हो सकता है ब्रोमाइड भी, Cu2X2, जहाँ X = हो सकता है Cl2 और Br2। क्लियर है? अगर आप इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका जो है कहीं भी X लगा दीजिए, ये हो जाएगा, इधर N2 गैस रिलीज हो जाता है। क्लियर है? दिस रिएक्शन इज नोन एज सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन। क्लियर? सेंड मेयर रिएक्शन में जो है वो क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन बनता है। किससे? BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2X2 क्यूप्रस हेलाइड। आप यहाँ पर HCl भी ले सकते हैं। क्लियर है? अगर आपके पास ये दिया हुआ है तो आपका क्या बनेगा? ये आपका क्लोरो बेंजीन या ब्रोमो बेंजीन बनता है। आपको यहाँ बोल रहा है एमाइन बनेगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। क्लियर है? तो हम लोगों का क्या हो गया आंसर? 30 का ए, 30 का ए। क्लियर? नेक्स्ट 31 कहता है कि द गैस इवॉल्व्ड व्हेन मिथाइल एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड इज। मिथाइल एमीन 31, मिथाइल एमीन का बात करिएगा CH3NH2।
इसका नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराना HNO2। सबसे पहले समझिए कि ये HNO2 आया कहाँ से। कहता है कि एक जो है NaNO2 प्लस HCl को अगर आप आपस में मिलाइएगा तो ये बन जाएगा HNO2 प्लस NaCl। क्लियर है? इसी को कहते हैं नाइट्रस एसिड। यानी ये जो मिथाइल एमीन है इसका रिएक्शन HNO2 के साथ करा दें या नहीं तो NaNO2 और HCl के साथ करा दें। अगर आप इसका रिएक्शन इसके साथ कराएंगे, अगर आप इसका रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो आपको मिलेगा क्या, CH3N2 प्लस और Cl माइनस। क्लियर है? BDC बनाने में हम लोग इसी को यूज करते हैं जी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को एनिलीन का रिएक्शन करा देते हैं NaNO2 या HCl के प्लस HCl के साथ, या नहीं तो कह सकते हैं HNO2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो आपका क्या मिल जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो भाई वही तो सेम है, एनिलीन है, एनिलीन का रिएक्शन आप HNO2 से कराओ या नहीं तो ये बनता किससे है, NaNO2 और HCl। इससे जब बनाइएगा तो आपका क्या, एक सॉल्ट देगा। ये क्या है, एक सॉल्ट है। और इसमें क्या कहता है नेक्स्ट, नाइट्रस, इसमें H2O डाल दीजिए। कुछ नहीं तो क्या करना है, इसमें H2O डाल दीजिए। अगर आप इसमें H2O डाल दीजिएगा तो आपका ये CH3OH दे देगा प्लस N2 रिलीज हो जाएगा। N2 गैस निकलता है और HCl भी साथ में रहेगा। तो N2 गैस निकलता है। आपके पास क्वेश्चन क्या है कि अगर मिथाइल एमीन रिएक्शन करता है HNO2 के साथ तो आपको अगर इसका रिएक्शन नहीं पता तो आप जानते हैं कि ये बनेगा कैसे, NaNO2 और HCl को मिलने से। इन दोनों का रिएक्शन जब एमाइन के साथ होता है तो डाइजोनियम सॉल्ट्स बनता है। क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट्स बनता है। और इसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस करिएगा तो ये अल्कोहल देगा और साथ में N2 गैस रिलीज करेगा। तो पूछा है कौन सा गैस निकलेगा, N2 गैस निकलेगा। 31 का आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, याद कर लीजिएगा। सॉरी 32 छूटा हुआ। 32 अगर देखें, कहता है व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज क्यों, जितना भी है डाइसैकेराइड सभी का बात हम लोग कर लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ मॉडल सेट में सुक्रोज दिया है तो आपको भी एग्जाम में सुक्रोज ही दिख जाए। ठीक है, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस क्या देगा, तो आप जितना भी डाइसैकेराइड है सभी का हाइड्रोलाइसिस को देख लीजिए। सुक्रोज का अगर बात करिएगा तो इस करिएगा तो ये देगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। और अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं लैक्टोज, एक होता है लैक्टोज, लैक्टोज का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करिएगा तो ये आपको देगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है शायद, ग्लैक्टोज। एक और है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो याद रखिएगा माल्टोज का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं माल्टोज तो ये आपको देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। क्लियर है? अगर लैक्टोज का करिएगा तो देगा ग्लूकोज ग्लैक्टोज, माल्टोज का करिएगा तो देगा ग्लूकोज और ग्लूकोज। दो मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज मिलेगा आपको। क्लियर है? तो तीनों को ध्यान में रखना है। आपका अभी क्या पूछा है, व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग 33, ये तो इजी है, छोटा सा याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज। तो अगर हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट्स का, तो ये ह्यूमन बॉडी का अगर बात किया है, ह्यूमन बॉडी, तो याद रखिएगा ये ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। बट अगर यही प्लांट्स में बात करेगा तो कार्बोहाइड्रेट्स का अगर प्लांट्स में बात कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका स्टार्च के रूप में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखें। स्टार्च के रूप में किस में होता है, प्लांट्स में होता है। और अगर आप बात करें ह्यूमन बॉडी में तो ये होता है ग्लाइकोजेन के रूप में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। 33 का आंसर क्या है, बी। क्लियर है? ये आपका आंसर। नेक्स्ट 34, ए ड्रग विच इज इफेक्टिव इन क्यूरिंग मलेरिया इज। मलेरिया में कौन सा इफेक्टिव है,
ठीक है, मलेरिया को जो है कि आप किससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो आपका आंसर है बी, इसको याद रखिएगा, क्विनीन। क्विनीन, क्लियर है। नेक्स्ट 34 का आंसर हो गया बी। 35 क्वेश्चन नंबर 35 को समझेंगे। यहाँ से जरूरी नहीं कि जो आपको दिया वही आए, सभी का एग्जाम्पल को ध्यान में रखिए। अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 में कहता है बैकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको ऑप्शन क्या मिला है, इलास्टोमर्स, इलास्टोमर। उसके बाद है आपका बी नंबर फाइबर। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो है थर्मोप्लास्टिक। और ऑप्शन नंबर डी है वो है थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग, क्लियर है। अब हम लोग जो है इसमें से पूछा है कि बैकेलाइट किसका एग्जाम्पल है, तो सभी का एग्जाम्पल्स को आप ध्यान रखिए, क्लियर है। अगर हम देखें इलास्टोमर्स, तो इसका एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे तो हो जाएगा बुना एस, बुना एस। पॉलीमर का क्वेश्चन है बुना एन और नियोप्रीन। अगर आप फाइबर्स का बात करिएगा, इसमें आ जाएगा सिल्क, इसमें आ जाएगा नायलॉन 66, इसमें आ जाएगा टेरिलीन। अगर आप थर्मोप्लास्टिक का बात करेंगे तो जितना भी पोली लगा हुआ है, इसका एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, पॉलीस्टाइरीन, क्लियर है। इसी में आ जाएगा आपका पॉलीथीन, पॉलीविनाइल्स। अगर आप बात करें थर्मोसेटिंग का, तो इसका होता है बेकेलाइट और इसी का होता है फॉर्मल्डिहाइड, क्लियर है। तो आपका जो है क्वेश्चन क्या था कि बेकेलाइट किसका एग्जाम्पल है, तो आपको देखना है थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। किसका है, थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। बट आपका ये जरूरी नहीं कि एग्जाम में ये दिखे ये इलास्टोमर से इंपॉर्टेंट है। बुना एस, बुना एन और नियोप्रीन। फाइबर्स को भी ध्यान रखिए। एक साथ जो है सिर्फ ऑप्शन को जान लेने से कुछ नहीं होगा, आपको 3-4 जितने भी ऑप्शन है सभी के बारे में आना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका एक से ज़्यादा क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ रिलेट होकर के कंप्लीट होता है, क्लियर है। एक बार अब हम लोग जो है पूरा देखेंगे कि किसका आंसर क्या, एक समरी आंसर की के रूप में, क्लियर। तो गाइज ये हम लोगों का जो है वो आंसर की है 1 to 35 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस का, क्लियर।